and especially after the Citizenship Amendment Act, it has become more important, right? So citizen कौन होता है? Any person who enjoys the full civil and political rights. So in the beginning, citizenship was given on domicile, not on any distinguished category. तो आर्टिकल, अब पार्ट 2 याद रखना है. जैसे पार्ट 1 क्या था? 4 आर्टिकल्स, 1 to 4 टॉकिंग अबाउट द टेरिटरीज एंड द स्टेट. देन 1 के बाद आ गया पार्ट 2 स्टार्ट हो गया. ठीक है, पार्ट 2 में क्या है? दिस इज नॉट शेड्यूल 2, दिस इज पार्ट 2. कहीं आप टीयर्स ऑफ 4 APM में इसको ढूंढने लगो, ये पार्ट है, वो शेड्यूल होते हैं. ओके, सो आर्टिकल नंबर 5 to 11 सिटीजनशिप से डील करते हैं, और आर्टिकल नंबर 12 से आपके स्टार्ट हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो हम कल पढ़ेंगे क्लास में. ठीक, तो शुरू के 10-11 आर्टिकल्स आज आपको याद, एक आइडिया हो जाना चाहिए. रेजिडेंस बेस्ड पढ़ना. ओके, so article 5 to 10 deals with citizenship and the commencement of the constitution. What does article 11 says? Parliament is free to make a law to decide on how to acquire Indian citizenship and how to lose Indian citizenship after the commencement of the constitution. Parliament passed Indian Citizenship Act 1955, amended, which has been amended several times, and last in 2015. This is what the articles read. Now, हम सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं इंडिया के केस में? तो जैसे होता है ना, वी आर इंडियन सिटीजन, या इंडिया में रह रहे हैं बट यू आर अ सिटीजन ऑफ US, तो वो सब क्या तरीका है टू एक्वायर दिस सिटीजनशिप? वन इज बाय बर्थ, ऑफ कोर्स, सन ऑफ द सॉइल थ्योरी. आप यहाँ पे पैदा हुए हो, तो यहाँ पर कैसा? Till 1987, anyone who is born in India, except of foreign diplomats, irrespective of the parents, was a citizen. ठीक है, टिल 87 तक ये था, जो भी यहाँ पे born हुआ है, अगर कोई foreign diplomat वाला केस नहीं है, you are a citizen. But after 1987, one can get citizenship only if one of the parents is Indian. In 2004, we further modified if one of the parents is Indian and the another parent is not an illegal migrant. ठीक है, ये सब फैक्ट्स हैं कि कैसे कैसे चेंजेस आए. दूसरा है बाय डिसेंट. बाय डिसेंट का मतलब क्या हुआ? इफ यू आर बोर्न आउटसाइड इंडिया, तो इफ वन ऑफ द पेरेंट्स इज इंडियन, तो द चाइल्ड कैन बी गिवन द इंडियन सिटीजनशिप. ठीक है, अगर आपने अप्लाई किया है, 1 साल हो गया है कंसुलेट में, तो और आपके पास कोई दूसरा और पासपोर्ट नहीं है, आप किसी और कंट्री के सिटीजन नहीं, और आपका कोई एक पेरेंट इंडिया का है, तो बाय डिसेंट आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो. ठीक, थर्ड क्या केस है? इफ यू आर बोर्न इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, मतलब नॉट बोर्न इन इंडिया, और आपने अप्लाई नहीं किया है, अब उस केस में क्या होगा? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु स्टेड इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर अप्लाइंग. ठीक, दूसरा, पर्सन्स मैरिंग टू इंडियन, जो आप ग्रीन कार्ड का कॉन्सेप्ट समझते हो बाहर कंट्रीज में, कि कोई यहाँ पर आया एंड आफ्टर स्टेइंग 7 years यू आर मैरिंग टू एन इंडियन. दूसरा, माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन पेरेंट्स, अगर दोनों पेरेंट्स इंडियंस हैं तो. OCI is overseas children of India provided after 5 years stay in India. Right? No, not both the citizenship of the India only. Fourth is important by naturalization. Naturalization मतलब क्या हो गया कि any foreigner can apply, but only after 12 years. मतलब आपको इतना टाइम हो गया इंडिया में, तब आप अप्लाई करते हो, तो by naturalization you also become a citizen. And incorporation of territory मतलब अगर इंडिया ने कोई टेरिटरी को वॉर में या किसी भी और तरीके से एक्वायर कर लिया है, जीत लिया है, उस केस में उस लैंड के जो सिटीजन्स होंगे, दे विल बिकम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया बिकॉज इंडिया हैज एक्वायर्ड और वन दैट टेरिटरी. अब है टर्मिनेशन. खत्म कैसे कर सकते हैं? हाउ डू यू टर्मिनेट इट? तो वन इज रिनंसिएशन, मेकिंग अ डिसीजन और अ चॉइस. A citizen can renounce to citizenship by making a declaration, right, that you do not want to be a part of. You do not want the Indian citizenship.
Then if a citizen of India voluntarily acquires citizenship of another country, that case, okay. Deprivation applicable to registered or naturalized citizen if it is found that they acquired citizenship by fraud or the wrong documents, उस केस में भी आप अपनी सिटीजनशिप खो देते हैं. एंड ऑल्सो अगर आप एनिमी एलियंस के साथ वॉर के टाइम, जो भी एनिमी एलियंस का मतलब जो इनसे वॉर हो रहा है, अगर आप उनको ज्वाइन करते हो तो देश को गद्दारी, उस केस में भी यू लूज योर. yes there are cases where person holds citizenship of, पर वो डिपेंड करता है कि कौन कौन कंट्री अलाउ करता है कि आप यहाँ के सिटीजन भी हो सकते हो और वहाँ के भी हो सकते हो. इंडिया डजंट अलाउ. Excuse me, ma'am. yes Ma'am, sorry to interrupt in between. nah that's fine, go ahead. You are not audible. Ma'am, right now you have told us 5 ways to acquire citizenship. So in those points, it was given that like after 12 years of residence in India or 5 years of 7 years of marriage. Ma'am, I just want to know that how the government get to know about the living time period of a person. Like how does the government? You have to produce the certificates, you have to produce the proof. तभी देखा नहीं है आपने, जैसे पासपोर्ट, वी कैन कम्युनिकेट इन हिंदी राइट. हाँ, तो हमने देखा है ना कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आता है. पासपोर्ट के केस में बता रही हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू आर ऑल वेरी मच अवेयर ऑफ. तो वो वेरिफिकेशन क्या होता है, इसीलिए तो होता है कि नेबर से पूछा जाता है कि आप इनको कब से जानते हैं, ये कब से यहाँ रह रहे हैं, जहाँ भी आप रह रहे हैं तो आप कुछ इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे होगे, कुछ भी यूज कर रहे होगे, इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स को आप प्रोड्यूस करते हो टू शो दैट यू हैव बीन ऑन दिस सॉइल फॉर सिंस सो मेनी लॉन्ग इयर्स. Okay, ma'am. Okay. Alright. So dual citizenship, जैसे मैंने बताया, इंडिया डजंट अलाउ, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप इन इंडिया. इंडिया वांट्स अनडिवाइडेड लॉयल्टी. तो अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप सिर्फ इंडिया के सिटीजन हो, आप और कहीं के सिटीजन नहीं हो सकते. ओके. After 1991, when India was looking for FDI, we know the LPG reforms happened in 91. So in the late 1990s, when India opened economy after a few setbacks in 2004, the NRIs were offered ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनको ऑफर किया गया था, लेकिन वोटिंग राइट्स उनको तब भी नहीं मिले थे कि वो कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करें, ऐसा नहीं था. We offered this to all ones who are eligible to the Indian citizens in 1950 and their children and grandchildren, or those who held the Indian citizenship in the past. Don't worry, this is all. You can just go through it, okay? इसमें कुछ बहुत लॉजिकल या बहुत समझाने वाला कुछ ऐसा नहीं है कि क्लैश होगा. यू नीड टू नो थिंग्स. तो ये एक सिंपल रीडिंग वाला पार्ट है. सो एनआरआई इज डुअल का मतलब रीति दो, मतलब आप एक साथ दो कंट्री के सिटीजन हैं, इंडिया के भी हैं, यूएस के भी हैं, ऐसा इंडिया अलाउ नहीं करता. इंडिया इज ओनली फॉर सिंगल सिटीजनशिप. मैम अदर कंट्रीज अलाउ. हाँ, बहुत कंट्रीज बाकी ऐसे भी हैं वर्ल्ड में जो आपको दो कंट्रीज का सिटीजनशिप अलाउ करती हैं, लेकिन इंडिया नहीं करता. ओके मैम, ऐसे कौन सी कंट्री है मैम? विच ये कंट्री? आप फाइंड आउट करो और कल हमको बताओ. ओके. ओके मैम. ओके ओके मैम. ओके. This will enhance, that is how you read things and you enhance your knowledge base. Okay. चलिए. So now these are the terms. जैसे NRIs जो होते हैं वो इंडियन सिटीजन ही होते हैं, but they are non-resident. Basically they are not living in India, they are not residing in India.
OCI is overseas so dual citizenship, लेकिन इनको वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो माइनस वोटिंग राइट लिखा है, ठीक है। सिर्फ पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स का टर्म्स का मतलब क्या होता है। देन PIO कार्ड, सो फॉरेन सिटीजन बट सम प्रिविलेज, एंड सिंपल POI फॉरेन सिटीजन नो प्रिविलेज। In 2015 OCI and PO cards were merged. Merge करने से क्या benefits हैं वो you can read here: lifelong visa, exemption from reporting to police, parity with NRI, employment in private sector, professional practice, right? You can read it.